जंगल राज बिहार की तब देश भर की मीडिया में यही पहचान थी। जंगल राज यानी जहां अपराधियों का बोलबाला हो। देश में आर्थिक सुधारों का पहला दशक खत्म होने को था। आईटी कंपनियों के पास काम अधिक, टैलेंट कम। बैंगलोर अपनी पहचान सिलिकॉन वैली के रूप में बना चुका था। अमेरिका में इंफोसिस, विप्रो के नाम अनजाने नहीं थे। इन कंपनियों में आईटी इंजीनियर के रूप में बिहारी छात्रों ने अपनी धाक जमानी शुरू कर दी थी। अपनी किस्मत संवारने और बिहार में अपराध और अपराधियों की छाया से दूर रखने के लिए लोअर मिडिल क्लास के बच्चे भी पढ़ाई और नौकरी के लिए दिल्ली और दूसरी जगहों पर जाने लगे। बिहार में तब दिन दहाड़े गाड़ियां छीनी जाती। किडनैपिंग ने तो पहले ही इंडस्ट्री की शक्ल ले ली थी। कुछ बिगड़ैल नेताओं की कारगुजारियां आए दिन मीडिया में सुर्खियां बनती, जिन पर पूरा देश हैरान होता। उन्हीं दिनों जंगल राज की राजधानी पटना में एक और अपराध हुआ। जुलाई 1999 में ऐसा अपराध जिसने फिर से मीडिया को बिहार की याद जंगल राज के रूप में दिलाने का मौका दे दिया। इस वाकये के बारे में जिसने भी सुना सन्न रह गया। मानसून का मौसम था, बारिश के दिन थे। 2 जुलाई को पटना में एक लड़की कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाने के लिए घर से रिक्शे में निकली। लड़की का नाम था शिल्पी जैन। शहर के मशहूर रेडीमेड गारमेंट शोरूम कमला स्टोर के मालिक उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। बेहद खूबसूरत मिस पटना का खिताब जीत चुकी 23 साल की शिल्पी ने पढ़ाई की थी पटना विमेंस कॉलेज से। अब वो कंप्यूटर की कोचिंग कर रही थी। उस दिन वह रिक्शा से इंस्टीट्यूट की ओर जा रही थी। तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड गौतम का एक दोस्त मिला। गौतम सिंह एनआरआई डॉक्टर बीएन सिंह का बेटा था। स्मार्ट, हैंडसम और पॉलिटिकल एम्बिशियस रखने वाला। उस समय की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई और लालू यादव के साले साधु यादव का करीबी था। और इन दिनों साधु यादव के बड़े जलवे थे। गौतम के उस दोस्त को शिल्पी भी जानती थी। उसने शिल्पी से अपनी गाड़ी में बैठने की रिक्वेस्ट की। कहा, क्या रिक्शे में जा रही हो, चलो ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ इंस्टीट्यूट। शिल्पी मान गई, लेकिन वह लड़का उसे इंस्टीट्यूट नहीं ले गया। वह शिल्पी को पटना के बाहर ही मौजूद वाल्मी गेस्ट हाउस ले गया। शिल्पी ने जब पूछा कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है, तब उसने कह दिया कि वह शिल्पी को गौतम के पास ले जा रहा है, जो वाल्मी गेस्ट हाउस में शिल्पी का इंतजार कर रहा है। गेस्ट हाउस सरकारी था और उसकी उस समय पहचान अय्याशी के अड्डे के तौर पर थी, जहाँ अक्सर नेताओं और बड़े अधिकारियों की रंगीन पार्टियां चलती थी। ये बात शिल्पी को पता नहीं थी। इस बीच गौतम को कहीं से पता चला कि शिल्पी उस गेस्ट हाउस में है। गौतम बेचैन हो उठा। वो जानता था कि उस गेस्ट हाउस में जाने का मतलब क्या है। उसे पता था कि वहाँ शिल्पी के साथ क्या हो सकता है। गौतम ने फौरन अपनी गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा गेस्ट हाउस की ओर। जब गौतम वहाँ पहुँचा तो शिल्पी के साथ जबरदस्ती की जा रही थी। उसने विरोध किया, वहाँ मौजूद लोगों की पोल खोलने की धमकी दी। उधर शिल्पी के घर वाले उसका इंतजार करते थक हार कर पुलिस के पास पहुँचे। अगले दिन शाम तक पुलिस भी शिल्पी का कुछ पता नहीं लगा पाई। लेकिन 3 जुलाई की रात 9 बजे एक खबर आई जिसने हड़कंप मचा दिया पूरे पटना शहर में। गांधी मैदान के पास सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की कोठी के पीछे गैराज में 2 लोगों की लाशें मिली। यहाँ से पुलिस स्टेशन बहुत दूर नहीं था, इसलिए पुलिस जल्दी पहुँच गयी। दोनों लाशें गौतम और शिल्पी की थी। इस घटना ने कई सवालों को जन्म दिया। इसमें एक ये भी था कि बंद गैराज के अंदर गाड़ी है और उसमें लाशें हैं। इसकी सूचना पुलिस को किसने दी? पुलिस के पहुँचने के आधे घंटे के अंदर ही साधु यादव अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे। ये भी आज तक राज है कि साधु यादव को ये इन्फॉर्मेशन किसने दी। ये लाशें गौतम की सफेद मारुति जेन कार में थी। गौतम की बॉडी के ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। वहीं शिल्पी के बदन पर सिर्फ एक टी-शर्ट था जो कि गौतम का था। गौतम की फैमिली लंदन में थी, इसलिए कोई भी उस समय तक वहां नहीं पहुंचा। पुलिस ने हैरत अंगेज फुर्ती दिखाते हुए रात को ही दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उससे भी बड़ी बात ये हुई कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले अब बिना फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के पुलिस ने इसे सुसाइड का मामला करार दिया। जबकि पहली नजर में लाशों को देखकर लग रहा था कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर का मामला है। पुलिस ने एक और लापरवाही की। उसने उस गाड़ी को जिसमें शिल्पी और गौतम की लाश मिली थी उसे खींच कर नहीं बल्कि ड्राइव करके ले गई। एक गाड़ी जिसमें लाशें मिली हो उसे ड्राइव कर ले जाने की वजह से गाड़ी से सारे फिंगरप्रिंट
मिट गए। वहीं रात में ही गौतम की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि उसके परिवार वाले पहुंच भी नहीं पाए थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के पहले ही इसे आत्महत्या बता दिया। कहा गया कि दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण हुई। अब इस मामले ने तुल पकड़ लिया। विपक्ष भी हंगामा करने लगी। साफ साफ नहीं, लेकिन उनके निशाने पर साधु यादव थे। धरना प्रदर्शन भी होने लगे। राबड़ी देवी सरकार पर दबाव बढ़ने लगा तो सरकार ने मजबूरी में सितंबर 1999 में इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। जांच में सीबीआई ने 4.5 साल का टाइम लिया। जब पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई तो साफ हो गया कि पुलिस की थियरी गलत थी। उस रिपोर्ट से पता चला कि शिल्पी के साथ रेप हुआ था और 1 से ज्यादा लोगों ने किया था, मतलब गैंग रेप। शिल्पी के प्राइवेट पार्ट्स पर जो सीमेन के दाग थे वे 1 से ज्यादा लोगों के थे। शिल्पी और गौतम के बदन पर नोचे जाने और जूतों से पिटाई के निशान भी थे। उस समय सीबीआई के अधिकारियों ने साधु यादव से उनका डीएनए सैंपल मांगा ताकि शिल्पी के डीएनए से मैच किया जा सके, लेकिन साधु यादव ने इसे साफ इनकार कर दिया। बाद में सीबीआई ने कोर्ट में जो जांच रिपोर्ट सौंपी उसमें सीबीआई ने ये लिख दिया कि ये मामला सुसाइड का है। दोनों ने जहर खाकर अपनी जान दी। बलात्कार के मामले की पुष्टि नहीं हुई। जो सीमन का दाग बताया गया था वो पसीने का है, जो लाश उठाते वक्त लगा। यहाँ सीबीआई तुरंत पलट गई। शिल्पी के घर वाले सीबीआई रिपोर्ट से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। शिल्पी के परिजन, खासकर उसके भाई प्रशांत जैन ने इस मामले को फिर से कोर्ट में ले जाने की तैयारी की। अचानक एक दिन उसे उसके घर से ही किडनैप कर लिया गया। इस घटना के 2 दिन बाद वो वापस घर लौट आया और उसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो गया। प्रशांत ने अपनी बहन के लिए जो लड़ाई शुरू की थी उससे उसने हाथ खींच लिया। इस तरह शिल्पी और गौतम की मौत, जो मर्डर मिस्ट्री लग रही थी, वह पुलिस के फाइलों में सुसाइड के रूप में आज तक के लिए दर्ज होकर दफन हो गई। आज तक नहीं पता चल सका कि उस दिन उन दोनों के साथ आखिर हुआ क्या था।